हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के पूरे क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि ये जो परीक्षा हुई थी ये कब हुई थी? ये 22 दिसंबर को परीक्षा हुई थी 2018 में, और फर्स्ट पाली में ये पेपर आया था। तो इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, किस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये बता दें कि कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे क्वेश्चन पेपर में। 2 घंटे का समय मिलेगा जिसके लिए 300 अंक निर्धारित हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये बहुत ज़्यादा है 1/2, लेकिन फिर भी पेपर तो आपको देना ही है। और बहुत सारे कंपटीटर बाहर हो गए हैं, नए जो आवेदन है लिए नहीं गए हैं, तो परीक्षा को क्वालिफाई करना आपके लिए आसान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आपको बता दें कि हिंदी से कुल मिला के 50 प्रश्न पूछे गए थे, रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे गए थे, और इसके बाद आपका है स्टैटिक जीके जिससे 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को करेंगे डिस्कस। शुरुआत हिंदी से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मैं एक बार फटाफट पढ़ देता हूँ। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे रहित राज्य किस काम का? तो आपके ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रियजनों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और प्रश्न होगा कि जगत का क्या अर्थ है? तो जगत का अर्थ है संसार। इसका विकल्प बी करेक्ट है। निष्फल का आशय पूछा जा रहा है कि निष्फल का क्या आशय होगा? तो इसका मतलब होगा व्यर्थ। ऑप्शन डी करेक्ट है। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा जीवन को सुखमय बनाना, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो निम्न में दीर्घ स्वर है ऑप्शन बी, यानी कि ई, ये आपका उत्तर बनेगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन, तो फ्रेंड्स देखिए जो अंतस्थ व्यंजन है कौन सा है, इसमें ग, ज, व और स में सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ग। तो सॉरी, अंतस्थ की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा व का मतलब आप ये जो व निकलता है ये आपके अंदर से निकलता है। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। श, ख, श ऊष्म व्यंजन है। ग और ज स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद देखिए निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग, ये अल्प प्राण है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला क, च, ट, त, प, तीसरा ग, ज, ड, द, ब, पांचवा अंगा, इया, ड़, न, म वर्ण और अंतस्थ यानी कि य, र, ल, व व्यंजन जो हैं ये अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। अगला देखिए, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ज। ये ज जो है घोष वर्ण है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वो होते हैं घोष वर्ण। प्रत्येक जो वर्ग होता है उसका तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, सभी स्वर वर्ण ये सब घोष वर्ण है। फॉर एग्जाम्पल प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जैसे कि ग हो गया, च वर्ग का हो गया, च वर्ग का ज, फिर ड, द, ब, घ, झ, ढ, ध, म, तो ये सभी जो क्या हैं ये घोष वर्ण हैं। इसके बाद देखिए ओष्ठ वर्ण कौन सा है?
ये अगला प्रश्न होगा कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ वर्ण मतलब दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाला जो वर्ण होता है, जैसे कि ऊ हो गया, प वर्ग हो गया मतलब प फ ब भ म, आ कंठ वर्ण और ई तालव्य वर्ण है। ठीक है, और आ क्या है, कंठ वर्ण है, क्योंकि आ जब बोलते हैं तो आवाज़ कंठ से निकलती है, तो कंठ वर्ण हो गया। ई और ई जो हैं तालव्य हैं। तो यहाँ पर ऊ जो है ये ओष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए फटाफट, और प्रश्न देखिए, निम्न में योग ऋण शब्द कौन सा है। योग ऋण ऑप्शन बी होगा यहाँ पर जलज। जलज क्या है, यह योग ऋण है। तो मतलब जलज योग ऋण होता क्या है, तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। जैसे कि जलज में क्या हो गया, जलधंज, जल में से उत्पन्न मतलब हो गया कमल। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अर्थ इसका अलग निकलता है, वो योग ऋण होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। महोत्सव का संधि बताइए। महोत्सव का संधि हो जाएगा महाधन उत्सव, ऑप्शन बी करेक्ट है। और अगर प्रश्न है कि इसमें कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। बैलगाड़ी में समास बताइए कौन सा होगा, तो बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगमन में उपसर्ग पूछा जा रहा है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा। तो आगमन मतलब आ यहाँ पर आ रहा है, तो यही इसका उपसर्ग है। रसोइया में कौन सा प्रत्यय होगा, रसोइया में प्रत्यय कौन सा होगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, रसोइया में प्रत्यय। सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि इया, इया। इसके बाद देखिए, कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है बताइए। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि क्षेत्र। क्षेत्र तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव हो जाता है खेत। ठीक है, गधा गाय घर सब तद्भव हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, कौन सा शब्द तद्भव है, सी। तो यहाँ पर तद्भव है जीव, जीव तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, जिह्वा। ठीक, कौन सा शब्द देशज है, गोबर घोड़ा हल्दी कटोरा, देशज शब्द इसमें होगा, ऑप्शन डी कटोरा। बताइए कि कौन सा शब्द विदेशी है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, कौन सा शब्द यहाँ पर विदेशी है, तो इसका उत्तर क्या होगा, टिकट मध्य मयूर और वचन में। सही जवाब है टिकट। टिकट जो है यह विदेशी भाषा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मयूर तत्सम है, इसका तद्भव मोर होता है। संज्ञा शब्द बताइए कि कौन सा शब्द इसमें संज्ञा है। संज्ञा होगा इसमें हरा पतला सभा गहरा, तो सही जवाब है ऑप्शन सी। सर्वनाम शब्द बताइए अगले क्वेश्चन में। बताइए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, नींद रोग सफाई और कौन में। सर्वनाम है डी कौन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, विशेषण शब्द कौन सा होगा, लड़कपन उचित कठोरता घबराहट। तो सही जवाब हो जाएगा उचित। उचित क्या है, विशेषण है, यह गुणवाचक विशेषण होता है उचित। जिस शब्द से संज्ञा की गुण दशा स्वभाव लक्षित होता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक हो जाएगा गिराना। ठीक है, तो गिराना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में अव्यय कौन सा है, अव्यय
तो हो जाएगा इसमें अव्यय कौन सा, ठीक, जिसका कोई व्यय ना हो। ठीक करना तो कोई मतलब ठीक का कोई बहुवचन तो होता नहीं, ना ही इसमें कोई विकृति आती है। ठीक है, फिर देखिए पक्षी का पर्यायवाची बताइए। भूधर, मीन, बृंद और बिहग में सही जवाब हो जाएगा इसका बिहग। जटिल का विलोम पूछा गया था। प्रश्न आसान थे, ऐसा नहीं कि प्रश्न कठिन था, प्रश्न आसान थे। तो जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत जटिल काम है, मतलब बहुत सरल काम है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, प्रादेशिक, माधुर्य, प्राप्त और प्रमाणिक में। ये क्वेश्चन हो गया आपका 30, 25 के बाद मैं 30 पे आ गया हूँ, तो चलिए 30 से ही देख लेते हैं। ठीक है, सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसमें प्रमाणिक। प्रमाणिक को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रामाणिक। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद चलिए क्रम से पीछे चलते हैं। 30 देख लिया हमने, तो अब 29 को देख लेते हैं। ठीक है, 30 देख लिया तो 29 को देखते हैं। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द होगा यहाँ पर दे, ऑप्शन बी करेक्ट है। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, दिन का मतलब समझ रहे हैं दिवस होता है, दीन का मतलब क्या होता है, गरीब होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। इसके बाद देखिए कौन सा शब्द अनेकार्थक है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अनेक अर्थ निकल रहे हैं, साहस, पुस्तक, अंबर और बालक में। तो अंबर शब्द अनेकार्थक है। अंबर के अर्थों में क्या क्या आता है, अंबर का मतलब वस्त्र से भी होता है, और एक मतलब इसका आकाश से है, और एक मतलब और है कपास, कपास को भी कहते हैं अंबर, और एक अंबर और भी होता है मेघ, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए 28 हो गया ना, फिर 29 पे आते हैं। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, परीक्षा। इसकी बर्तनी बिल्कुल करेक्ट है। तो 30वां प्रश्न हमने देख लिया था, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध पूछा गया था, मैंने आपको बताया था ये प्रामाणिक है। इसके बाद 31 देखिए, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, अधिकरण कारक का परसर्ग, तो अधिकरण कारक का परसर्ग होगा पर। अधिकरण कारक का परसर्ग में पर होता है। कर्ता कारक का परसर्ग, जो कर्ता कारक होता है उसका परसर्ग होता है ने। कर्म कारक का परसर्ग होता है को, तो ये आपको याद रखना है। तो अधिकरण मतलब पर। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका क्षेत्र, ऑप्शन सी। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ये अगला क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श, तो सही जवाब हो जाएगा गरिमा, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 33 हो गया ना, 34 पे आ जाइए फटाफट। 34, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो दर्शन, इसमें दर्शन जो है शब्द है इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आपको बता दें कि जैसे दर्शन है, इसके अलावा लोग, लोग भी बहुवचन में रहता है। प्राण भी जब आता है तो बहुवचन में ही आता है। आंसू भी बहुवचन में ही आता है। दाम और ओंठ आदि का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। भूतकाल का उदाहरण दीजिए। देखिए इसमें कौन सा है, मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, तो आसान है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। भाववाच्य कौन सा है ये बताना है आपको, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। तो वाक्य में भाववाच्य है क्रिया का वह रूपांतर जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, वो भाववाच्य होता है। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, कौन सा वाक्य है जो कि मिश्र वाक्य है, विद्वान समझे को पूछा जाता है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जब सवेरा हुआ तब हम बाहर गए। तो वाक्य मिश्र वाक्य है मिश्रित,
जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी कि मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित यानी कि गौड़ उपवाक्य हो, तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हों, उन्हें कहते हैं मिश्रित। ये हो गया आपका 37। आगे बढ़ते हैं 38। मैंने विद्यालय जाना है, तो वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने। अब मैंने विद्यालय जाना है कौन बोलता है भाई? ऑप्शन ए करेक्ट है। और प्रश्न चिन्ह कौन सा है? ठीक है। और आसमान फट जाना मतलब अचानक आफत आ पड़ना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इसका। स्वावलंबी का मुहावरा पूछा गया था। स्वावलंबी का मतलब मुहावरा जो होगा क्या होगा? पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी हो जाना। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 42। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो मतलब 5 उंगलियां घी में, लाभ ही लाभ। मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्याख्या अनुवाद। व्याख्या अनुवाद, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज जो है ये हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी है पश्चिमी हिंदी है ब्रज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा। फिर देखिए अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? अमेंडमेंट के लिए तो मतलब संशोधन होता है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। बताइए कि सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरदास। फिर है रीतिकाल का कवि कौन था? बताइए रीतिकाल का कवि कौन था? बिहारी। तो कवि और बिहारी जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहारी सतसई है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत ये छायावाद के कवि हैं। छायावाद। उसने कहा था कहानी के लेखक, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कहानी पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पर मैं उसने कहा था कहानी को शेयर कर रहा हूँ, तो जाकर पढ़ लीजिए। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात हो रही है। इनकी कुछ और कहानियों के नाम याद रखिए। घंटाघर, धर्मपरायण रीछ, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, हीरे का हीरा आदि इनकी कहानियाँ हैं। अंतिम प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 50वां है, उर्वशी किसका काव्य है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ये कविता संग्रह है, काफ़ी शानदार है। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी भी लिखा है, हुंकार भी, कुरुक्षेत्र भी और परशुराम की प्रतिज्ञा भी। और इनकी एक और मतलब रचना है हाहाकार। हाहाकार। तो ये हो गए हिंदी के 50 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सामान्य जानकारी की जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क? सही जवाब हो जाएगा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैम कहते हैं आप, RAM, रैम। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? यह है विजुअल बेसिक। ऑप्शन बी करेक्ट है, विजुअल बेसिक। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हमला सतह या अटैक सरफेस, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अटैक सरफेस वह तरीका होता है जिससे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है।
सुरक्षा सेवाओं जैसे कि गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को अनजान और किसी अनजान लेख को विशेष तौर पर चिन्हित किया जाता है। यह प्रक्रिया डेटा को निर्धारित और नियंत्रित करती है ताकि अन्य इसे न देख सकें और ना ही इसे पढ़ सकें। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? 68.7%। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से किस पर आधारित है? कृषि पर। कुल जनसंख्या का 65% जो है यह खेती पर निर्भर है। राज्य के आर्थिक विकास में खेती मुख्य है। वर्ष 2014-15 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर मतलब लगभग 68.7% भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो बताइए, सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, ऑप्शन बी। अच्छा ये बताइए कि कितने कांड हैं? फटाफट कमेंट करिए, बताइए कि कितने कांड हैं और क्या क्रम से बता सकते हैं कि कौन सा कांड, मतलब पहला कांड, दूसरा कांड, तीसरा कांड, चौथा कांड कौन सा है? मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ उत्तर कांड तक है और लवकुश कांड नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आप जानते ही हो इसका स्थान पहला होगा, पहला स्थान है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा बंदरगाह शरीफ है? बंदरगाह नहीं, दरगाह। किछौछा दरगाह शरीफ कहाँ पर आपको मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको अंबेडकर नगर में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती एन राजम का संबंध किस एक वाद्य यंत्र से है? एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही जवाब है वायलिन। क्या बजाती हैं? वायलिन बजाती हैं। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? ये प्रश्न पूछा गया था। किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन होगा प्रयागराज में? बताइए। 2019 में तो हो ही चुका है, बाकी ऑप्शन नहीं है, तो यही इसका जवाब हो जाता। फिर देखिए, किस अवसर पर सोहर गाया जाता है? जब बच्चे का जन्म होता है तब होता है ना सोहर, सोहर लोकगीत का गायन, तो बच्चे के जन्म पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो लठमार होली बरसाने की, ऑप्शन सी। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक, मिट्टी की बारात किसने लिखा है? शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। मिट्टी की बारात को शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा यह कविता संग्रह है। इसके लिए 1974 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था शिवमंगल सिंह सुमन को 1974 में। किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको आगरा में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? अच्छा प्रश्न है और उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वर्तमान प्रयागराज, दैट इज इलाहाबाद, दैट वाज इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घटते क्रम में लें तो सबसे पहले आता है आपका वर्तमान में प्रयागराज, फिर मुरादाबाद इसके मुताबिक, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और लखनऊ वगैरह आते हैं। तो ये क्रम बनेगा। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी गई जो भूमि थी उसको कहते थे पल्लीछांदम,
पल्लिच्छांदम, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, पल्लिच्छांदम। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? अच्छा प्रश्न है। सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने कब की थी? 1320 में। और सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? सही जवाब है हुमायूं। हुमायूं जो था वो लाइब्रेरी से गिर गया था। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी की थी कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान गंवा बैठा। ये किसने कहा था? लेनपुल ने कहा था। लेनपुल एक इतिहासकार हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको फटाफट आना चाहिए। सही जवाब है शाहजहां। इसका उत्तर जाएगा शाहजहां। 1648 दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया गया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से जाना गया। इसी किले के दीवाने आम के पीछे की दीवारों में बना एक कोष्ठ, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस को रखा गया था, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र इसलिए है, मैंने कल बताया था ना आपको, सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा जो वीडियो मैंने कल अपलोड किया था बौद्ध धर्म के बारे में। नहीं वॉच किया है तो ये वीडियो देखने के बाद बौद्ध धर्म वाला वीडियो जरूर जाके देख लेना। छोटा सा वीडियो है लेकिन पूरा बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट। तो बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था तो बौद्ध गया, और जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वह बोधि वृक्ष बना। और ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। तमाम पॉइंट्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। अच्छा वीडियो बना था, जाके देख सकते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की? सही जवाब हो जाएगा 1924 वाला जो हुआ था, केवल एक बेलगाम वाला, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? सांप्रदायिक पुरस्कार, तो अच्छा प्रश्न है भी। जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया था, जिसे सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड कहा गया था। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया था। फिर देखिए निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ये तो आप जानते ही हैं। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। किस नदी का समागम अरब सागर में है? बताइए। सही जवाब होगा नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ये तो आप जानते ही हैं, कई बार पढ़ाया मैंने। और ये पश्चिम की ओर बहती है 1289 किलोमीटर, और फिर कहाँ पे जाके गिरती है? अरब सागर में। यह नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर भी प्रवाहित होती है। भ्रंश का मतलब रिफ्ट होता है, RIFT। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य बताइए, जो
भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। ठीक है, ये हाथियों के लिए रिजर्व है, यहाँ पर हाथी आपको मिलेंगे। हाथी 490 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, ये प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो सेंसस 2011 है उसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में कुल 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है, मिजोरम में 52 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। सिक्किम की जो जनसंख्या घनत्व है वो 86 है, और नागालैंड कितना हो जाएगा 119। तो अरुणाचल प्रदेश आपका उत्तर है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम मिलेगा आपको जर्मनी में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जर्मनी। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये आपके ऑप्शन है। तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। सही जवाब हो जाएगा एशिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पढ़िए, 17139445 वर्ग मील। ये आपका जो है एशिया प्रायद्वीप का, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चमेरा बांध किस नदी पर बना है? बांध का नाम है चमेरा। यह किस नदी पर बना है? रावी नदी पर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मिलेगा आपको। हिमाचल प्रदेश में जो चंबा जिला है वहीं पर मिलेगा आपको चमेरा बांध। ये रावी नदी पर बना है और इस परियोजना के द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। गैले रेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैले रेस, तो ये मिलेगा आपको कोलंबिया में, ऑप्शन ए करेक्ट है। और थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? थोसेघर वाटरफॉल ये किस राज्य में मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए करेक्ट है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली, अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? ये देखो पृथ्वी हो गई, दो भागों में बांटा, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पर जो मानव आबादी रहती है उसका अनुमानित प्रतिशत पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा 90%। तो उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में स्थित है, और पूरी धरती पर जितने मानव रहते हैं 90% ऊपर ही रहते हैं। फिर देखिए, श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये प्रश्न आया था। तो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की किस क्रम की राष्ट्रपति हैं, ये भी कमेंट करके बताइए। तो रामनाथ कोविंद जी का जो क्रम था वो था 14वां। तो द्रौपदी मुर्मू जी का कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताओ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ यानी कि आई के अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल, संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था, तो राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ में 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास
अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यह है अनुच्छेद 123 123। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश पारित कर सकते हैं जब संसद सत्र में न हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला न जा सके। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है 12। मनोनीत कितने होते हैं? 12 होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? डैश, ठीक है, डैश को विधानसभा सत्रावसान करने की शक्ति होती है। किसको होती है? विधानसभा का सत्रावसान कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति किसमें है? राज्यपाल में। इसका उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 174 में। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नोएडा में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2018 के एटी किरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? सही जवाब है 11वां। मई 2018 में वैश्विक परामर्श फर्म एटी किरनी क्या है? एटी किरनी एक फर्म है, वैश्विक परामर्श फर्म है। इसके द्वारा एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स तो जो जारी किया गया था उसमें भारत की रैंक क्या थी? 11 थी, 11वीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक विस्तार की मंजूरी दे दी है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक विस्तार की मंजूरी प्रदान कर दी है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2020 तक इसका उत्तर था ऑप्शन ए। तो कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आपको रटने हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में। और अच्छा हाँ, एक बात और आपको बताएं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूरे विश्व में बाघों की तेज़ी से घटती आबादी के प्रति संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहां पर आयोजित हुआ था? सही जवाब है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया गया था गुजरात सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। गुजरात सरकार ने किसानों की बिजली की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए 870 करोड़ रुपए की लागत से सूर्य शक्ति किसान योजना शुरू किया है। सरकार किसानों को खेतों में सोलर पैनल लगाने के लिए एक बड़ी राशि की सब्सिडी भी देगा। सरकार ने प्रतिवर्ष 175 मेगावाट बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और इस योजना के तहत किसानों को कम वोल्टेज की समस्या के बिना दिन में 12 घंटे बिजली मिलती रहेगी। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? सही जवाब है 7, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो इसका नाम था COP कनेक्ट, कॉप कनेक्ट नाम दिया गया था इसको। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज, तो ये सारे प्रश्न जो हैं आउटडेटेड हैं। फिर देखिए नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? ये प्रश्न अच्छा है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार कौन सा देश है? ब्राज़ील, अमेरिका, रूस, भारत। सही जवाब है ऑप्शन डी भारत।
27 से 29 सितंबर 2018, खैर ये प्रश्न भी पुराना है लेकिन देख लीजिए। और अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट था। और देखिए ये अंतिम प्रश्न है कि 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना था? तो सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादन हुआ था वो भारत में हुआ था। वैसे दुनिया की गौशाला डेनमार्क को कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो प्रश्न है वो रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो रीजनिंग के प्रश्नों को इसी वीडियो में अगर मैं इंक्लूड किया तो आप जान लीजिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं थोड़ी सी व्याख्यात्मक प्रकृति के हैं। तो इसके लिए प्रतिदिन शाम को एक वीडियो मैं आपको दे दिया करूँगा जो कि रीजनिंग पर आधारित रहेगा। उसको अगर आप वॉच करेंगे रीजनिंग आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, वीडियो की पूरी तैयारी करना चाहते हैं वीडियो परीक्षा के लिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जुड़ जाइएगा। आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।